Good morning, guys. Today we are going to do some important MCQs on Indian polity and constitution. This is the second set of our uh, video lecture. What is the status of right to property right now in Indian constitution? जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कई वीडियोस बना चुके हैं, कई सारे MCQs और इंडियन पॉलिटी पे भी हमने बनाया है। और अगले वीडियोस जो होंगे वो साधारणतः करंट अफेयर्स पर आधारित कई प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस हम लोग अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू अपलोड some important video lectures on current affairs which are very important and which are probable questions which might be asked in forthcoming examinations. So what is we are going to do is basically we are going to do some important MCQs on Indian polity and constitution. So हम लोग इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ MCQs करेंगे। करीब 50 क्वेश्चन से हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कानूनी अधिकार रह गया है। यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। पहले यह एक फंडामेंटल राइट्स था जिसे कि 44th अमेंडमेंट के तहत रिमूव कर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये आज के समय एक कानूनी अधिकार है। 1977 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दी गई है और संविधान में और एक अनुच्छेद को ऐड कर दी गई है जिसको कह रहे हैं 300 क्लॉज 1। और यह व्यक्तियों को या भारत के लोगों को अधिकार देता है, नागरिकों को अधिकार देता है कि कानूनी तौर पर वो संपत्ति एक्वायर कर सकते हैं। सो आर्टिकल 300 क्लॉज 1 इंसर्टेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that no person shall be deprived of his property save by authority of law. So कानूनी तरीके से हम लोग हमारे अधिकार हैं कि हम संपत्ति रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है when were fundamental duties added to Indian Constitution? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किए गए थे? ये 1976 में किए गए थे और 1976 के में किए गए थे और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। सो 42nd अमेंडमेंट amended Indian Constitution and in 1976 incorporated 10 fundamental duties in Article 51 clause 1, 51 clause 1, right? So 1976 में ये फंडामेंटल राइट्स को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, भारत सरकार ने किया था संविधान संशोधन करके 1976 में। और यह शरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत किया गया था। सो शरण सिंह कमेटी रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शरण सिंह कमेटी, सरदार शरण सिंह कमेटी एक्चुअली क्या किए थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत के संविधान में भी कुछ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए। और यह इंडिया एडॉप्टेड दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्टवाइल USSR। आज के रशिया जो सक्सेसर देश हैं USSR से हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एडॉप्ट किया था। सो थर्ड क्वेश्चन इज़ हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? तो भारत में जो भी केस होते हैं, चाहे लोअर कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि केस को चाहे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की व्याख्या करने में किसके पास अंतिम शक्ति है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
इंटरप्रिटेशन करता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये है बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 284 मेंबर भारत के संविधान सभा में संविधान के ऊपर जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर साइन किया था। सो देयर वर 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्छ थे। Who among the following was not a member of drafting committee of the Constitution of India? B R Ambedkar was the member. He was a member. B R Ambedkar सदस्य थे। के एम मुंशी भी थे। कृष्णा स्वामी आयर भी थे। परंतु एम के गांधी वॉज नॉट ए मेंबर। महात्मा गांधी जी हमारे संविधान सभा का सदस्य ही नहीं थे। सो ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, who among the following were the member of the drafting committee? Again, it's related to this. So Patel was not a member of the Vallabhbhai Patel was not the member of drafting committee. Similarly, Jawaharlal Nehru was not a member of the this drafting committee. But Krishna Swami Iyer was a member. Sardar Patel was not a member. Right. So right answer is Krishna Swami Iyer was the member of the drafting committee of Indian Constitution. The member of the drafting committee जो जिनका दायित्व था कि संविधान को लिखना था, तो इसमें बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, कृष्ण स्वामी आयर मेंबर थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, शाहिद मोहम्मद थे, सैदुल्ला थे, बी एल माइनर थे, डी पी खैतान थे। इस तरह के कई सारे मेंबर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। नाउ the form of oath of office for a minister for the Union of India is enshrined in, यानी कि हमारे जो मंत्री हैं, मंत्रियों का जो शपथ लेना होता है, जो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस हैं, क्योंकि बिफोर एंटरिंग और एज्यूमिंग देयर ऑफिस एज ए मिनिस्टर ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री दे हैव टू टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे परिस्थितियों में ये कौन से शेड्यूल में है? ये जो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस हैं, कौन से शेड्यूल में? ये 3rd शेड्यूल के अंतर्गत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल के अंतर्गत ये स्थान दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि भारत के जो कार्यकारी शक्ति हैं, ये भारत के यानी कि इंडियन यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो किसके हाथ में होते हैं? ये राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में, या प्रेसिडेंट हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि हमने डिस्कस कर रखा है? बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से फोर्स में आया था? व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? ये 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. It was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949. Right? So Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force on 26 जनवरी 1950. इसी कारण हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन से इफेक्टिव हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय हुम? भारत के संविधान का निर्माण या लिखना किसके द्वारा किया गया था? कौन लिखा था? कौन? प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा कहते हैं, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को लिखा गया था। Which one of the following schedules deals with the division of power between union and the state? भारत में के संविधान में
जो डिवीजन ऑफ पावर है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्ति के विभाजन होते हैं, भारत के कौन सी संविधान के कौन सी शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल में ये है। भारत के 7th शेड्यूल में ये प्रावधान की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की गई है। सो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 246, the union, central government, state government, and also it talks about certain concurrent list or responsibilities, right? So but कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो इन लिस्ट में ना हो, कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो कि राज्य या केंद्र सूची में ना हो, या ये जो कंकरेंट लिस्ट में ना हो। ऐसे विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होते हैं, जिसको हम रेसिड्यूरी पावर कहते हैं, राइट? 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल्स एक्चुअली डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of the tribal area in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram or Arunachal Pradesh, etc. 4th schedule is about allocation of seat in Rajya Sabha. राज्य सभा में जो सीट होते हैं राज्यों के बीच में, जो एलोकेशन विभिन्न राज्यों को जो एलोकेट किए जाते हैं, उससे संबंधित है 4th शेड्यूल। अंडर व्हिच आर्टिकल the president of India can remove the process can be removed by the process of impeachment। ये आर्टिकल 61 के तहत भारत के प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इम्पीच कर सकते हैं, यानी कि उनके महाभियोग लगाया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अंडर व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन एक्सटेंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकती हैं? राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकती हैं। आर्टिकल 143। परंतु इसमें मैं यह बताना चाहूँगा कि जो न्यायपालिका के द्वारा जो एडवाइस दिए जाते हैं राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति के लिए ये बाइंडिंग नहीं है। चाहे तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये तो भारत के संविधान में है। परंतु जो भी सुझाव दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या एडवाइस दिए जाते हैं, ये बाइंडिंग नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये जो एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है टू द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भरशील कर हैं कि वो स्वीकार करें या ना करें। एनीवे, सो अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि संविधान के कौन सी आर्टिकल के तहत क्या है इंडियन पार्लियामेंट क्या बना सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठित कर सकता है। वो है आर्टिकल 323A। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कह रहे हैं आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के से संबंधित हैं या अभियोग से संबंधित है। व्हिच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यकों के हित के सुरक्षा से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल हैं? ऐसे आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 30 है, जो माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार देती हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, राइट टू वोट किस प्रकार के अधिकार हैं? क्या एक राजनीतिक अधिकार है, सिविल राइट्स हैं, आर्थिक अधिकार हैं या कानूनी अधिकार हैं? इज इट ए पॉलिटिकल सिविल राइट्स और इज इट ए पॉलिटिकल राइट, इज इट सिविल राइट और इकोनॉमिक राइट और लीगल राइट? इट इज़ ए पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल rights of individual. Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in Indian judiciary? It was P.N. Bhagavati was the Chief Justice of India when this idea of PIL actually developed in Indian judiciary. What is judicial review doctrine? हमारे judicial reviews doctrine of partial annulment is related to which one of the following articles of Indian Constitution? Article 13, right? 13 आर्टिकल 13 में यानी कि आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जुडिशियल
review. Which is the maximum time interval between two sessions of the parliament? दो सत्र के बीच में लोकसभा की या पार्लियामेंट के, मुख्यतः पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, दो सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो ये मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है? एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। which is the maximum number of elected members of राज्यसभा? ये 238 हैं, बाकी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, राइट? सो सी दिस 2 is the correct answer, that is 238, right? Another 12 members are actually nominated by the President of India for their contribution to art, literature, science and social services. अगला क्वेश्चन है, although union list and state list, concurrent list cover entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere in each list. Who will legislate upon that item? It is the prerogative of the parliament. Only the union parliament has the power to make law on subjects which are not there in these, in each list. अगला है, which one of the following articles cannot be suspended during even national emergency, right? तो कुछ ऐसे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको कि हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आपातकाल का भी घोषित किया जाता है, फिर भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है? सो आर्टिकल 20 and 21, आर्टिकल 20 and 21 cannot be suspended, right? Cannot be suspended during the emergency, right? Right to life cannot be suspended, for example. right to life को क्या है, suspend हम नहीं कर सकते, right? This is a very important right. Similarly, डबल जियोपार्डी का अवधारणा नहीं लागू किया जा सकता है, चाहे इमरजेंसी हो या इमरजेंसी लागू हो या ना हो। डबल जियोपार्डी का अर्थ हो जाता है कि एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, दो बार एक क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट, सेम क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दिए जा सकते हैं। इस तरह के जो अधिकार हैं आर्टिकल 20 and 21 में, ये क्या है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी, राष्ट्रीय आपातकाल में भी, नेशनल इमरजेंसी में भी उसको क्या है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल? ये आर्टिकल 110 defines money bill. A bill certified as money bill in Lok Sabha by who certifies a bill in the Lok Sabha as money bill? कौन विधेयक हैं बोल के सर्टिफाई करता है लोकसभा में? क्या प्रेसिडेंट है या फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या स्पीकर है? इट इज़ द स्पीकर। स्पीकर क्या है, सर्टिफाई करते हैं कि जो विधेयक हैं वो मनी बिल हैं, ठीक है, लोकसभा में। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसेट्स, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभालते हैं तो उनका सैलरी, कौन सा सैलरी मिलता है? क्या उनको वाइस प्रेसिडेंट का यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मिलता है या प्रेसिडेंट का? उनको जब वो पद संभालते हैं प्रेसिडेंट का तो उनको प्रेसिडेंट के सैलरी मिलते हैं। which one of the following article of Indian Constitution of India deals with the special provision with respect to state of Assam? आर्टिकल 371B क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371B, आर्टिकल 371B actually deals with this special provision for the state of Assam. Provision, it was there in Indian Constitution, article 370. Article 370 was actually removed from Indian Constitution, or the special status of Jammu and Kashmir was removed on 5th August 2019 में क्या होता है, ये जो स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर का, उसको रिमूव कर दिया गया। which one of the following schedule of Indian Constitution provides for setting of autonomous district council? ये 6th शेड्यूल के अंतर्गत हैं। 6th शेड्यूल, the 4 states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram certain contain the tribal areas which are technically different from scheduled areas. Though these states, actually these areas fall within the executive authority of state, provision has been made for creation of what, district councils, regional council, for the exercise of certain legislative and judicial power.
अगला क्वेश्चन है, हु चेयर्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो वो चेयर करते हैं, ही चेयर्स द सेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसेबल बिटवीन टू सेशन, जो कि हमने डिस्कस किया 6 मंथ का होता है। हु हैज़ गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ये राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट के पास है, परंतु आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स का ये अधिकार देता है कि राज्यसभा एक स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करता है 2/3 मेजोरिटी में कि एक नया प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाए, तो ये पार्लियामेंट एम्पावर्ड हो जाता है और ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 312। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन होने से पहले का जो पार्लियामेंट था, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा था, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के जैसे काम कर रहा था, राइट। सो जिसको कह रहे प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेंबर्स वेर दे? 296। When Constitution took effect on January 26, 1950, the Constituent Assembly became the what? Provisional Parliament of India, right? Provisional until the first election was held under the new Constitution. नए संविधान के तहत चुनाव हुआ था 1952 में, तब तक क्या है 50 से 52 तक क्या है, ये जो हमारे संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के जैसे काम या कार्य संपादन किया था। सो इट हैड 296 मेंबर्स, 296 मेंबर्स थे 1950 में, जो इंक्रीज हो गए जब प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ क्या है मर्ज किया गया था, तो 313 बन गया था। सो कौन गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था 1971 में? ये इंदिरा गांधी ने दिया था। Which one of the following article of Indian Constitution includes the procedure for the impeachment of President? Article 61 of Indian Constitution, महाअभिषेक यानी कि महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट की बात करते हैं, आर्टिकल 61। इंडियन यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, नॉट पार्लियामेंट और राज्यसभा और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, राइट, नॉट इवन लोकसभा, लोकसभा, राइट, लोकसभा में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल जो होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिकॉज लोकसभा में मेजोरिटी होती है या मेजोरिटी सपोर्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तभी वो क्या है गवर्नमेंट क्या लेजिटिमेट होता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following state has legislative council? Following state, it doesn't have Odisha, West Bengal, Punjab doesn't have, Bihar has legislative council, right? विधान परिषद जो है बिहार में है, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हैं, इन राज्यों में क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। Which one of the following article in the shape of directive principles mentioned the organization of village पंचायत? हमारे जो DPSP है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल कौन सी आर्टिकल में, क्या 43, 44, 47 या 40? आर्टिकल 40 में कही गई है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन करने के बारे में कही गई है आर्टिकल 40 में। So Article 40 states that states shall not, shall take, steps to organize village panchayats, right, and endow them with certain powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. Article 43 लिविंग वेज की बात करता है। आर्टिकल 44 जो कि चर्चा में है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC से संबंधित हैं। आर्टिकल 47 क्या है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। आर्टिकल 47 ये राज्य की दायित्व मानता है कि न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीवन का स्तर को इम्प्रूव करना या पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है। 2 टायर जो सिस्टम है 73rd अमेंडमेंट के तहत
कौन सी राज्य में होना चाहिए, यानी कि कितने पॉपुलेशन से कम हो तो 2 टायर पंचायती राज सिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर 20 लाख से कम हो तो 2 टायर पंचायती राज हो सकते हैं, सिस्टम हो सकते हैं। अगर 20 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है राज्य के तो 3 टायर हो सकते हैं, 3 स्तरीय हो सकते हैं, या तो 2 स्तरीय, यानी कि 2 टायर्स यानी कि द्विस्तरीय हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से संबंधित ये अगला क्वेश्चन है। इफ द इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द कैंडिडेट्स फेल टू लॉन्च एन अकाउंट ऑफ election expenses within the prescribed time and in the manner for no good reason or justification, what is the period for which the election commission can disqualify him to be member of or from continuing to be member of the elected office from the date of the order? ये 3 साल तक डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या है, इफ द इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट ए पर्सन हैज़ फेल टू लॉन्च एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, या एक्सपेंसेस जो इलेक्शन में खर्चा हुई हैं उसको अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड टाइम के अंतर्गत, तो अंडर दैट एक्ट ही हैज़ नो गुड रीजन टू जस्टिफाई फॉर द फेलियर, और वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ द पावर टू डिस्क्वालीफाई हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इसी कारण क्या है, इलेक्शन कमीशन उसको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगला विषय है द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज हाउ मेनी ईयर्स? द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज हाउ मेनी ईयर? 5 years, ठीक है, 5 years। अंडर आर्टिकल 280 the president can constitute what? Finance commission every 5 years, right? So president can appoint finance commission every 5 years. So finance commission is what type of body? फाइनेंस जो वित्त आयोग होता है वो किस तरह के संगठन है? क्या ये परमानेंट बॉडी है? नो। क्या ये एनुअल बॉडी है? नो। क्या ये ट्री बॉडी है? ट्राइवेनियल बॉडी है? नो। ये किस तरह की बॉडी है? ये क्विंक्विनियल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 states the term of qualification, appointment, disqualification, terms and eligibility and power of the finance commission. As per the constitution, the commission is appointed every 5 years and consists of a chairman and 4 other members. तो एक चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन में और 4 मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इज अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया रेस्ट विथ हुम, यानी कि चुनावी नियमों की तैयारी, यानी कि चुनावी नियमों की तैयारी का जिम्मेदारी किसके पास होती है? क्या पार्लियामेंट के पास है? नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं, तो इलेक्शन कमीशन के पास होती है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर का कोई इस संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, ठीक है। इलेक्टोरल रोल बनाने में ये अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू व्हिच स्टेट, जो कि रिमूव कर दी गई है। पहले जम्मू कश्मीर था, ये रिमूव कर दी गई है। कब? 5 अगस्त 2019 में इसको 2019 में उसको रिपील कर दी गई है, यानी कि रिमूव कर दी गई है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर? तो ये आर्टिकल 370 था, जो कि मैं बताया कि 5 अगस्त में, ठीक है, 5 अगस्त 2019 में उसको रिमूव कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs. I hope these will be very useful for all of you. So please like and share
and subscribe to this channel. Thank you so much, and do comment and give your review to this MCQs, this video lecture. Thank you, friends.